चंपारण आईएएस ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। हम लोग मानव शास्त्र में जो पहला सेक्शन है सामाजिक सांस्कृतिक मानव शास्त्र, उसका क्लास हम लोग रेगुलर कर रहे हैं। आज जो है हम लोग का जो विषय है सामाजिक मानव शास्त्र का विषय वस्तु, सांस्कृतिक सामाजिक मानव शास्त्र के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो यहाँ से आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। यहाँ जो है सामाजिक मानव शास्त्र का विषय वस्तु, अब देखिए इसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। प्रसिद्ध मानव शास्त्री हरकोविस्ट के अनुसार सामाजिक संगठन के अध्ययन पर प्रारंभिक मानव शास्त्र में अधिक जोर दिया जाता था एवं इंग्लैंड में उसने तुलनात्मक समाजशास्त्र को जन्म दिया। देखिए अमेरिका में जो समाजशास्त्र है और इंग्लैंड में जो समाजशास्त्र है, दोनों में थोड़ा थोड़ा अंतर है। एक जगह सांस्कृतिक मानव शास्त्र पर जोर दिया गया है और एक जगह सामाजिक मानव शास्त्र पर जोर दिया गया है। लेकिन अंत में मानव शास्त्रियों के में एक विचार का मेल हुआ और इसीलिए इसका नाम सामाजिक सांस्कृतिक मानव शास्त्र दिया गया है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि इंग्लैंड में क्या पोजीशन है। इंग्लैंड में यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि इंग्लैंड के जो मानव शास्त्री है सामाजिक मानव शास्त्र पर ये लोग जोड़ देते हैं। यहाँ देखिए रेडक्लिफ ब्राउन, यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं रेडक्लिफ ब्राउन के प्रभाव में सामाजिक संस्थाओं एवं उनके कृतों का अध्ययन विशेषकर इंग्लैंड में सामाजिक मानव शास्त्र के रूप में विकसित हुआ। कहने का अर्थ है कि इंग्लैंड में सामाजिक मानव शास्त्र पर जोर दिया गया है। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। यहां देखते हैं भारत में जो मानव शास्त्री हैं वे क्या कहते हैं। देखिए श्यामाचरण दुबे ने स्पष्ट रूप से कहा है, श्यामाचरण दुबे ने स्पष्ट रूप से कहा है कि मानव विज्ञान का सामाजिक मानव शास्त्र इंग्लैंड में एक स्वतंत्र एवं पूर्ण विषय के रूप में विकसित हुआ और मेलिनोव्स्की के प्रभाव काल में वहां संस्कृति के अध्ययन की उपेक्षा नहीं हुई। कहने का अर्थ है कि जो मानव शास्त्र का जो अध्ययन का विषय क्षेत्र था सामाजिक मानव शास्त्र के रूप में तो वहां डेवलपमेंट हुआ ही, साथ ही साथ वहां पर जो मेलिनोव्स्की थे उनके जैसे जो विद्वान थे उन्होंने संस्कृति के अध्ययन की उपेक्षा नहीं होने दिया। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए किंतु रेडक्लिफ ब्राउन के बढ़ते प्रभाव के कारण जो मानव शास्त्री हैं रेडक्लिफ ब्राउन, इनके बढ़ते प्रभाव के कारण वहां ऐसी प्रवृत्तियां बढ़ने लगी कि मानव शास्त्रियों ने सामाजिक संरचना को अपना अध्ययन क्षेत्र बनाया। देखिए सामाजिक संरचना को इंग्लैंड के जो मानव शास्त्री थे रेडक्लिफ ब्राउन के प्रभाव के कारण अब सामाजिक संरचना को अपना कार्य क्षेत्र अध्ययन क्षेत्र बना लिया। इस तरह सामाजिक मानव शास्त्र विभिन्न समाजों के संस्थात्मक सामाजिक व्यवहार एवं सामाजिक संरचना का अध्ययन है। समाज की अर्थव्यवस्था, उत्पादन, विनिमय, वितरण व्यवस्था, आगे देखते हैं हम लोग, भी सामाजिक मानव शास्त्र की विषय वस्तु है। सामाजिक मानव शास्त्र के ये सब विषय वस्तु हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त मनुष्यों का अति प्राकृतिक शक्ति से संबंध तथा उस शक्ति से संबंध विश्वास, अनुष्ठान एवं प्रथाओं की व्याख्या भी इसके अध्ययन क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। कहने का अर्थ है कि सामाजिक मानव शास्त्र का जो विषय वस्तु है काफी व्यापक है। यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग की संस्थात्मक समाजों के संस्था, सामाजिक व्यवहार और सामाजिक संस्थाओं का अध्ययन इसमें शामिल है और साथ ही साथ अर्थव्यवस्था, उत्पादन, विनिमय, वितरण व्यवस्था भी सामाजिक मानव शास्त्र की विषय वस्तु है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। फिर सामाजिक मानव शास्त्र में देखिए आदिम समाज के अध्ययन को लेकर बराबर मतभेद रहा है। जो हमारा प्रिमिटिव समाज है, आदिम समाज है, उसको लेके बराबर मतभेद रहा है। उसको लेके कई मानव शास्त्री हमेशा डिस्कस करते रहे हैं कि इसका अध्ययन क्षेत्र है या नहीं है। लेकिन परंपरागत तौर पर यह समझा जाता है कि आदिम समाज का अध्ययन ही सामाजिक मानव क्षेत्र का अध्ययन क्षेत्र है। सामाजिक मानव क्षेत्र का अध्ययन क्षेत्र है।
रेडक्लिफ ब्राउन, नेडल, पिडिंगटन। देखिए बहुत सारे मानव शास्त्री हैं, रेडक्लिफ ब्राउन है, नेडल है, पिडिंगटन है आदि ने इस मत का समर्थन किया है। कहने का अर्थ है कि इन लोगों ने अध्ययन क्षेत्र में इस मत का समर्थन किया है कि सामाजिक मानव शास्त्र का जब भी अध्ययन किया जाए तो इसमें निश्चित रूप से आदिम समाज का अध्ययन किया जाए। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब देखिए कुछ ऐसे मानव शास्त्री, उनका कुछ दूसरा ही कहना है। अब देखिए एक मानव शास्त्री है इवांस प्रिचार्ड। जैसे मानव शास्त्री का कहना है कि यह आवश्यक नहीं है कि सामाजिक मानव शास्त्र आदिम समाज का ही अध्ययन करे। इवान प्रिचार्ड कहते हैं या कोई जरूरी नहीं है कि सामाजिक मानव शास्त्र जो है आदिम समाज का ही अध्ययन करे। सामाजिक मानव शास्त्र आदिम समाज का ही अध्ययन करे, लेकिन सिद्धांत में एवं व्यवहार में इसकी मुख्य रुचि आदिम समाज के अध्ययन में है। कहने का अर्थ है कि सामाजिक मानव शास्त्र का जब भी विषय वस्तु या अध्ययन देखा जाता है तो उसमें जो भी मानव शास्त्री अध्ययन करते हैं या जो लोग भी उसमें अध्ययन विषय वस्तु का चयन करते हैं तो निश्चित रूप से आदिम समाज के बारे में अध्ययन किया जाता है। फिर आगे और बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर देखिए भारतीय कुछ मानव शास्त्री हैं, मजुमदार हैं एवं श्रीनिवास हैं। जैसे मानव शास्त्रियों की मान्यता है कि सामाजिक मानव शास्त्र सभी प्रकार एवं समाजों का अध्ययन करता है, जैसे आदिम समाज, सभ्य समाज, ग्रामीण और नगरीय समाज, औद्योगिक समाज इत्यादि। देखिए यहाँ पर झगड़ा ही समाप्त हो जाता है। हमारे भारतीय मानव शास्त्री जो कहते हैं, मजुमदार हैं, एम श्रीनिवास है, इन लोगों का कहना है कि इनका मान्यता है कि सामाजिक मानव शास्त्र सभी प्रकार और समाजों का अध्ययन करता है, जैसे आदिम समाज यानी प्राचीन समाज से लेकर सभ्य समाज, ग्रामीण समाज, नगरीय समाज और जो वर्तमान में औद्योगिक समाज, इन सब का अध्ययन करता है। तो निष्कर्ष हम लोग निकाल लेंगे, एक निष्कर्ष पर हम लोग पहुंचेंगे। देखिए इसका निष्कर्ष हम लोग निकालते हैं इस तरह। सामाजिक मानव शास्त्र के एक शाखा के रूप में, सामाजिक मानव शास्त्र के एक शाखा के रूप में सामाजिक मानव शास्त्र का अध्ययन क्षेत्र सामाजिक संगठन, संस्थाएं, सामाजिक व्यवहार, आदिम समाज इत्यादि हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए वर्तमान में इसके अध्ययन क्षेत्र आदिम समाज से है एवं अन्य समाजों के व्याख्या द्वारा संस्कृति को और अधिक समझने में मददगार साबित हो रहा है। जैसे अब देखिए मार्गरेट मीड एक मानव शास्त्री है। मार्गरेट मीड ने समूह जनजाति के ज्ञान के आधार पर कई जनजातियों पर केस स्टडी हमारे मानव शास्त्री करते रहते हैं। इसी में मार्गरेट मीड ने समूह जनजाति के ज्ञान के आधार पर अमेरिकी किशोर किशोरियों की समस्याओं को अधिक सही रूप से समझा। इसी प्रकार मेलेनोस्की की ट्रोबियांड द्वीपवासियों की अर्थव्यवस्था के ज्ञान ने ब्रिटेन की कुछ औद्योगिक समाज की समस्याओं को समझने में मदद की है। देखिए जो भी अध्ययन मानव शास्त्री अध्ययन करते हैं उसका लाभ कहीं ना कहीं मिलता है। इस तरह से हमारा जो विषय वस्तु है सामाजिक सांस्कृतिक मानव शास्त्र का ये समाप्त होता है। अब एक नया टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं। जो नया टॉपिक है शारीरिक या भौतिक मानव विज्ञान। देखिए मानव शास्त्र को सामाजिक सांस्कृतिक मानव शास्त्र के बाद अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं शारीरिक मानव विज्ञान या भौतिक या फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी इसको बोलते हैं। यहाँ पर देखेंगे ये क्वेश्चन जो है 63वीं बीपीएससी में आया हुआ है। यहाँ गौर से देखिए, इसको हम लोग शारीरिक या भौतिक मानव विज्ञान बोलते हैं या जैविक मानव विज्ञान भी बोलते हैं। इंग्लिश में इसको फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं। देखिए यहाँ जो मानव विज्ञान की जो शाखा के रूप में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं और जो सेकंड सेक्शन है एक बृहद ये क्षेत्र के साथ, अध्ययन क्षेत्र के साथ शारीरिक मानव शास्त्र का हम लोग अध्ययन करेंगे। पूरे मानव शास्त्र को 3 भागों में बांटा गया है। सामाजिक सांस्कृतिक मानव शास्त्र, इसको जनरली हम लोग सोशल एंथ्रोपोलॉजी बोलते हैं। दूसरा सेक्शन जो बीपीएससी बनाया है वो फिजिकल या शारीरिक मानव शास्त्र है। और तीसरा सेक्शन जो है इंडियन एंथ्रोपोलॉजी। तो दूसरा सेक्शन तो वहां पर डिटेल हम लोग पढ़ेंगे ही। यहाँ एक शाखा के रूप में, यहाँ पर मानव शास्त्र की जो विभिन्न शाखाएं हैं उस शाखा का हम अध्ययन करते हैं। तो यहाँ पर इसका हम लोग अध्ययन करेंगे शारीरिक या भौतिक मानव शास्त्र का। अब देखिए इसको कैसे हम लोग अध्ययन करेंगे, इसको यहाँ पर देखते हैं। प्रारंभ में मानव शास्त्र के रूप में
शारीरिक मानव विज्ञान का ही विकास हुआ। यूरोप तथा कई देशों में आज भी मानव शास्त्र का अर्थ है शारीरिक मानव शास्त्र का विकास है। देखिए, यूरोप और कई देश ऐसे हैं जो शुरू से ही और अब वर्तमान समय में भी शारीरिक मानव शास्त्र पर जोर देते हैं। मानव शास्त्र का शारीरिक और जैविक विकास कैसे हुआ है, इस पर जोर दिया जाता है। यहाँ देखिए, जैविक या शारीरिक मानव की जो मुख्य रूप से दो रूपों में अध्ययन किया जाता है। जैविक या शारीरिक मानव शास्त्र को मुख्य रूप से दो रूपों में अध्ययन किया जाता है। पहला है जैविक पृष्ठभूमि और दूसरा है जैविक विशेषता। देखिए, दो रूपों में इसका अध्ययन हम लोग करते हैं। एक है जैविक पृष्ठभूमि और दूसरा है जैविक विशेषता। अब यहाँ पर देखते हैं कि जैविक पृष्ठभूमि क्या है। देखिए, जैविक पृष्ठभूमि में मुख्यतः मानव की उत्पत्ति एवं विकास का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। जबकि जैविक विशेषता के अंतर्गत मुख्यतः मनुष्य के विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। विभिन्न प्रकार के जो मनुष्य हैं, इनकी जो प्रजातियां हैं, जैसे निग्रो है, मंगलोइड है, कक्सवाइड है और उसमें जो उप प्रजातियां, इन सबका अध्ययन इसमें हम लोग करते हैं और विभिन्नताओं का अध्ययन करते हैं कि उनके जो गुण हैं, अलग अलग जो गुण हैं वो कैसे डेवलप हुए, अनुकूलन से डेवलप हुए या आंतरिक रूप से डेवलप हुए, इन सारा का अध्ययन हम लोग करते हैं। इस प्रकार शारीरिक या जैविक मानव शास्त्र मानव का अध्ययन एक जीव के रूप में करता है। मैन जो है एनिमल किंगडम में आता है, एक जीव के रूप में यहाँ पर इसका अध्ययन किया जाता है, एक जीव के रूप में। शारीरिक या जैविक मानव शास्त्र में मानव का जो अध्ययन है एक जीव के रूप में करता है, या यह मनुष्य के शारीरिक विकास, शारीरिक ढांचे एवं बनावट तथा विभिन्नताओं का वैज्ञानिक अध्ययन है, ठीक है। और देखिए, एक हावेल नामक मानव शास्त्री है, ये क्या कहते हैं। हावेल के अनुसार शारीरिक मानव शास्त्र होमोनिड, देखिए हम ही लोग होमोनिड हैं। शारीरिक मानव शास्त्र होमोनिड या मानव जीव की शारीरिक विशेषता का अध्ययन है। होमोनिड या मानव जीव की शारीरिक विशेषता का अध्ययन है, ये हावेल कहते हैं। और देखिए, एक और मानव शास्त्री हरकोविस्ट के बारे में हम लोग लगातार पढ़ रहे हैं। शुरू में जब मानव शास्त्र का परिभाषा हम लोग बनाए थे तो हरकोविस्ट के बारे में हम लोग पढ़े थे। देखिए, हरकोविस्ट के अनुसार मूल रूप से शारीरिक मानव शास्त्र मानव जीव शास्त्र है। देखिए कितना छोटा और सटीक परिभाषा इन्होंने दिया है शारीरिक मानव शास्त्र का। तो शारीरिक मानव शास्त्र के बारे में हम लोग हावेल का जो विचार है वो जाने, हरकोविस्ट का विचार जाने। और देखिए, प्रारंभ में मानव शास्त्रियों की रुचि मानव के शारीरिक विशेषताओं की माप एवं विभिन्नताओं का अध्ययन में थी, जिसके आधार पर मानव प्रजातियों का वर्णन किया जाता है, ठीक है। मानव प्रजातियों का वर्णन किया जा सके। लेकिन आज जो है, आजकल जो ट्रेंड थोड़ा चेंज हुआ है, लेकिन आज एक नवीन मानव शास्त्र फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी का विकास हुआ है। देखिए, अलग ही एक विकास हो गया, शारीरिक मानव शास्त्र या नवीन मानव शास्त्र, न्यू फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी, इसको कहेंगे नवीन शारीरिक मानव शास्त्र। न्यू फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी का विकास हुआ है, जो मात्र मानव की शारीरिक विशेषताओं की माप एवं प्रजाति वर्गीकरण में ही रुचि नहीं लेता है, बल्कि इसका उद्देश्य मात्र, यहाँ देखिए, मात्र मानव की शारीरिक विशेषताओं की माप और प्रजातीय वर्गीकरण में ही रुचि नहीं रखता, बल्कि इसका उद्देश्य मानव के शारीरिक विशेषताओं में परिवर्तन, मानव के शारीरिक विशेषताओं में कैसे परिवर्तन हुआ और उन परिवर्तन के कारणों और दिशा का अध्ययन है। देखिए, इसका बहुत ही विस्तार हुआ है शारीरिक मानव शास्त्र का, और इसमें बहुत सारा चीज आ गया है। आगे बढ़ते हैं। परिवर्तन और परिवर्तनों के कारण और दिशा का अध्ययन है। इस तरह से शारीरिक मानव शास्त्र, यहाँ पर देखिए, इस तरह से शारीरिक मानव शास्त्र के अध्ययन विषय के निम्नलिखित हैं। अध्ययन विषय क्षेत्र निम्नलिखित हैं। सबसे पहले इसमें हम लोग देखते हैं मानव के शारीरिक विकास का क्रमबद्ध ऐतिहासिक विवेचन करता है। शारीरिक मानव शास्त्र में मानव के क्रमबद्ध अध्ययन को, जैसे हम लोग कॉपी से हमारे होमोसेपियंस का जो विकास हुआ है और होमोसेपियंस की कई प्रजातियां हैं, तो इन सारा का कैसे क्रमबद्ध ऐतिहासिक विवेचन इसमें हम लोग करते हैं। मानव एवं उच्च स्तनीय प्राणियों
का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। मानव की तुलना हम लोग विभिन्न प्रकार के ऐप से करते हैं। ऐप में जैसे गोरिल्ला है, गिबन है, ओरंगुटान है, चिंपांजी है, इससे हम लोग तुलना करते हैं। मानव के शारीरिक विभिन्नताओं के आधार पर प्रजातीय विश्लेषण करते हैं हम लोग। आनुवांशिकता, म्यूटेशन का अध्ययन इसमें हम लोग करते हैं। और आगे देखते हैं, इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं। शारीरिक मानव शास्त्र को कई उप विभाग या उपशाखा में बांटा गया। देखिए, इसको 3-4 उपशाखा में बांटा गया है। इसको हम लोग देखते हैं कि कितना उपशाखा में है। देखिए, 4 उपशाखा में इसको बांटा गया है। सबसे पहला है मानव पुरातन शास्त्र, ह्यूमन प्लांटोलॉजी। अलग से टिप्पणी भी देता है बीपीसी में। कभी कभी इनमें से चारों में से कोई एक छोटा टिप्पणी 5 अंक या 10 अंक का देता है, इसलिए इन चारों के बारे में आपको डिटेल जानना है। सबसे पहला है मानव पुरातन शास्त्र, दूसरा है मानव अनुवांशिकी। यहाँ देखिए, मानव अनुवांशिकी, ह्यूमन जेनेटिक्स, अब देख सकते हैं। तीसरा है मानव मिति, यहाँ देखिए मानव मिति, एंथ्रोपोमेट्री। और चौथा है प्राइमेटोलॉजी। इन चारों के बारे में थोड़ा थोड़ा हम लोग अभी अध्ययन करेंगे। इनके बारे में विशेष रूप से जब फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी अलग सेक्शन के रूप में चलेगा तो वहां पर हम लोग डिटेल जानेंगे। चलिए, इन चारों के बारे में हम लोग जानते हैं। इन पर प्रश्न आते रहता है बीपीएससी में, अक्सर प्रश्न टिप्पणी के रूप में इनसे पूछा जाता है। सबसे पहला जो है मानव पुरातन शास्त्र है। अभी इसको देखते हैं। मानव पुरातन शास्त्र, यहाँ पर देखिए, पुरातन शास्त्र वह विज्ञान है जो बीते हुए भूगर्भीय कालों के जीवन का अध्ययन करता है। यहाँ देखिए, यह जीवों के प्रस्तृत अवशेषों या जीवाश्मों के अध्ययन पर आधारित है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यह जीवों के प्रस्तृत अवशेषों या जीवाश्मों के अध्ययन पर आधारित है। शारीरिक मानव शास्त्री आरंभ से ही एविडेंस के रूप में जीवाश्म का उपयोग करते हैं। देखिए, एविडेंस के रूप में जीवाश्म बहुत ही जरूरी है, और इसी जीवाश्म के आधार पर शारीरिक मानव शास्त्री मानव के विशेषताओं, शारीरिक विशेषताओं का पता लगाते हैं। अगला देखिए, ये प्रस्तृत मानव फोसिल्स के अवशेष अन्य प्राइमेट के अवशेषों के साथ तुलनात्मक अध्ययन के भी मुख्य आधार है, जिसके आधार पर समानता एवं विभिन्नता का अध्ययन करते हैं। इस आधार पर स्पष्ट करते हुए मानव का उद्विकास किस समूह से हुआ है। ठीक है, ये जो फोसिल्स का जो अध्ययन हम लोग करते हैं, तो यहाँ पर प्राइमेट के अवशेषों के साथ तुलनात्मक अध्ययन से भी मुख्य इसका आधार है, जिसके आधार पर समानता और विभिन्नता का अध्ययन करते हैं, और इस आधार पर स्पष्ट करते हैं कि मानव का उद्विकास किस समूह से हुआ है। अलग अलग प्रजातियों का अलग अलग समूह से विकास हुआ है, इसके बारे में हम लोग इसमें अध्ययन करते हैं। आगे आइए, मानव जीवाश्म के आधार पर मानव जीवाश्म के आधार पर मानव शास्त्री मानव उद्विकास के विभिन्न कड़ियां ढूंढने का में सफल हुए हैं। देखिए, इंटरलिंक है, जो भी मानव का विकास हुआ है, जो भी प्रजातियों का, सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो फोसिल्स के और उनके जो अवशेष का अध्ययन हम लोग करके जो कड़ी विलुप्त हो गई है, उसको ढूंढने में सफल हुए हैं। इन जीवाश्मों से पता चलता है कि प्रारंभिक मानव का शारीरिक ढांचा किस प्रकार का था, ठीक, और किन चरणों से होता हुआ आधुनिक मेधावी मानव के रूप में विकसित हुआ। देखिए, जीवाश्म के अध्ययन से हम लोग का जो होमो सेपियंस जो डेवलप हुआ है, कैसे किन चरणों से गुजर के डेवलप हुआ है, किन किन विशेषताओं के साथ आगे बढ़ते चला गया है, ये सारा चीज हम यहाँ पर स्पष्ट होता है। और आगे देखते हैं हम लोग, जीवाश्मों के खोज के आधार पर मानव शास्त्रीय ने मानव उद्विकास के कई प्रमुख चरणों को क्रमबद्ध किया है। जैसे रामापिथेकस, यहाँ देखिए, अब रामापिथेकस का अगला है ऑस्ट्रेलोपिथेकस, और फिर इसी में है होमो इरेक्टस। इसमें और भी हैं, इसके अंदर कई कड़ी हैं, हम लोग मेन कड़ी को लिखे हैं। सबसे पहले रामापिथेकस है, इसमें और भी कड़ियां, उसके बाद ऑस्ट्रेलोपिथेकस है, इसके बाद से होमो इरेक्टस। इरेक्ट का अर्थ होता है खड़ा होकर चलने वाला, होमो इरेक्टस। उसके बाद से है निएंडरथल मानव, उसके बाद से है जो मेधावी मानव, जो होमो सेपियंस है, ज्ञानी मानव या मेधावी मानव,
यहाँ सबसे लास्ट स्टेज है और उसी से आज पूरे वर्ल्ड में जो मानव की प्रजातियां हैं डेवलपमेंट हुआ है। इस प्रकार पुरातन मानव शास्त्र जो है जैविक या शारीरिक मानव विज्ञान की एक महत्वपूर्ण उपशाखा है। चलिए, पहला उपशाखा हो गया। अब हम लोग दूसरा के बारे में पढ़ेंगे, मानव अनुवांशिकी। अब इसको देखते हैं। शारीरिक मानव शास्त्र के 4 जो उपशाखा हैं, चारों उप ब्रांच को हम लोग देखेंगे। अब हम लोग दूसरा पढ़ने जा रहे हैं, मानव अनुवांशिकी। देखिए, अनुवांशिकी का संबंध एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक शारीरिक लक्षणों के हस्तांतरण की प्रक्रिया से है। एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में गुण हमारा कैसे चला जाता है, जो हमारे ट्रेड ट्रांसफर होते हैं, उसी को जेनेटिक्स में हम लोग अध्ययन करते हैं। यह वंशानुक्रम की प्रक्रिया माता पिता के संतान में हस्तांतरित शारीरिक लक्षणों की समानता एवं भिन्नता तथा पर्यावरण से शारीरिक अनुकूलन की प्रक्रिया से संबंधित विज्ञान है। बिल्कुल स्पष्ट है। आनुवंशिकी विज्ञान जो है माता पिता के जो संतान में जो हस्तांतरित होता है, जो शारीरिक लक्षण है, समानता और विभिन्नता तथा पर्यावरण से जो शारीरिक अनुकूलता होता है, इन सब का अध्ययन इसमें हम लोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसमें हम लोग यह बताता है कि पीढ़ी दर पीढ़ी शारीरिक लक्षणों में समानता एवं विभिन्नता किस प्रकार से उत्पन्न होती है और नवीन शारीरिक लक्षण का विकास कैसे होता है। मानव परिस्थितिकी भी इसी का एक अंग है। देखिए, ह्यूमन इकोलॉजी जो है इसी का एक अंग है। जेनेटिक्स जो ह्यूमन जेनेटिक्स है, इसी का एक अंग है। अब हम लोग तीसरा इसमें जो है तीसरा देखते हैं। इसका जो तीसरा उपशाखा है, मानव मिति। मानव मिति के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, मानव मिति क्या है। शारीरिक मानव शास्त्र की एक प्रमुख रुचि प्रजातीय अध्ययन से रही है। अब इसमें देखिए, प्रजाति अनुवांशिक एवं सामान्य शारीरिक लक्षणों से युक्त मानव समूह को कहते हैं। देखिए, प्रजाति किसे कहते हैं? प्रजाति या रेसेस। अनुवांशिक और समान शारीरिक लक्षणों से युक्त मानव समूह को हम लोग प्रजाति या रेस कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए, शारीरिक लक्षणों के विभिन्नताओं के आधार पर मानव समूह को कई प्रजातियों में वर्गीकृत किया गया। अभी बताया हम आपको। देखिए, मुख्य रूप से 3 जो प्रजातियां हैं वर्ल्ड में, 3 प्रजातियां आपके सामने हैं। कक्सवायड है, मंगलवायड है और नीग्रो है। इसकी कई उपप्रजातियां हैं। यह प्रजाति वर्गीकरण जो है शारीरिक लक्षणों के माप के द्वारा ही संभव है। जब तक सभी प्रजातियों का शारीरिक लक्षण की माप हम लोग अलग अलग नहीं करते हैं, तब तक ये संभव नहीं है। अब देखिए, सिर, आंख, नाक, चेहरा, कद, हाथ, पैर आदि की माप प्रजाति अध्ययन के लिए आवश्यक है। यही मानव मिति का विषय वस्तु है। मानव मिति के द्वारा अनिश्चित या निश्चित दोनों प्रकार के शारीरिक लक्षणों की माप की जाती है। यहाँ पर निश्चित और अनिश्चित दोनों का माप हम लोग करते हैं, की जाती है। इसके अंतर्गत देखिए, मृत, इसके अंतर्गत जीवित और मृत एवं निश्चित दोनों प्रकार के शारीरिक लक्षणों की माप की जाती है, जिसमें विभिन्न उपकरणों की सहायता ली जाती है। इसके अंतर्गत हड्डियों का अध्ययन, स्टडी ऑफ बोन, शरीर के अंगों का अध्ययन है, दांतों का अध्ययन है, ओडोंटोलॉजी और जीवमिति शामिल है। इतने सारे चीजों का इसमें हम लोग अध्ययन करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। सबसे लास्ट चौथा, इसमें जो शारीरिक मानव विज्ञान का सबसे लास्ट है चौथा, जो है प्राइमेटोलॉजी। देखिए, प्राइमेटोलॉजी शारीरिक मानव विज्ञान में 4 उप ब्रांच है। चौथा है प्राइमेटोलॉजी। शारीरिक मानव शास्त्र के अंतर्गत एक नवीन प्रवृत्ति प्राइमेटोलॉजी या उच्च स्तनीय का अध्ययन किया जा रहा है। देखिए, प्राइमेट का अध्ययन, खास करके उच्च स्तनधारियों का अध्ययन इसमें करते हैं। इसमें मुख्य रूप से 2 वर्ग शामिल। एक है प्रोमिशियन और दूसरा है वनमानुष। इंग्लिश में इसको बोलते हैं एंथ्रोपॉइड। देखिए, इसमें मुख्य रूप से एंथ्रोपॉइड ऐप आते हैं, जो चारों के बारे में आपको बताया। गोरिल्ला है, चिंपांजी है, ओरंगुटान है, गिबन है इत्यादि। इसके द्वारा यहाँ पर देखिए,
इसके द्वारा हम वन मानुषों एंथ्रोपॉइड है एवं अन्य मानव सम पूर्वज के शारीरिक लक्षण और व्यवहार का मानव के साथ तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। उनका लक्षण जो भी कपि का जो लक्षण है, कपि में जो मुख्य रूप से 4 प्रकार हैं, गिवन है, ओरंगुटांग है, चिंपांजी है, तो इनका जो मानव शरीर के साथ तुलना हम लोग करते हैं, तुलनात्मक अध्ययन करते हैं प्राइमेटोलॉजी में। इससे मानव के पूर्व उद्विकास की प्रक्रिया को व्याख्या की जा सकती है। इसी से हम लोग मानव का कैसे उद्विकास हुआ है इसकी प्रक्रिया की व्याख्या करते हैं। इन मानव पूर्व प्राइमेट जीवों के अध्ययन के द्वारा हम उनसे मानव की विभिन्नता स्थापित कर सकते हैं और मानवीय उद्विकास की दिशा को समझ सकते हैं। देखिए कितना सारा लाभ है। ये सारा लाभ हम लोग को विभिन्न ब्रांचों के अध्ययन से होता है। इस तरह से हम लोग शारीरिक मानव विज्ञान के जो 4 ब्रांच है वो हम लोग का हो गया। अगला क्लास में हम लोग कल पढ़ेंगे जैविक या शारीरिक मानव विज्ञान की उपयोगिता। चलिए, धन्यवाद।